नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी, खूनी रेलवे फाटक की कहानी लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन हमें जाना था मध्य प्रदेश किसी काम से। मैं और मेरे पति दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे थे, पर कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान भी रास्ता बदल देता है। जहां नहीं जाना वहां पहुंच जाते हैं, इसे ही नियति कहेंगे। तो जी रास्ते में एक जगह लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हम जिस रास्ते से जा रहे थे यह दूसरा रास्ता बिल्कुल पास में ही था, जहां लोग दौड़े चले जा रहे थे। अब हमारी भी जिज्ञासा हो गई कि आखिर बात क्या है, तो हम अपने रास्ते से इस रास्ते पर मुड़ गए। यहां आकर देखा तो लोग बातें कर रहे थे कि बहुत ही बुरी और दिल को कंपा देने वाली घटना है यह। अभी इन बेचारे बच्चों की उम्र ही क्या थी, दुनिया भी नहीं देखी थी इन बदनसीबों ने, और मौत ने फंसा लिया अपने जाल में। ऐसे ही कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। अभी तक यह तो समझ आया था कि किसी की मौत हुई है, पर क्यों और कैसे, यह प्रश्न अब भी सामने खड़े थे। तभी हमने देखा कि थोड़ा और आगे एक रेलवे फाटक है और वहां भी लोगों की भीड़ जमा है। अंदाजा यही लगाया कि कोई ट्रेन की चपेट में आ गया है। न जाने क्यों मन नहीं माना और आगे जाकर देखने की जिद करने लगा। थोड़े आगे आए तो यहाँ फाटक के बीचों बीच एक से ज्यादा आदमियों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, इधर उधर। दृश्य ऐसा था कि मजबूत से मजबूत जिगर वाला भी देखकर हिल जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी और इन्हें यह पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि कौन अंग किसका है। बेचारे तीनों बड़े ही धोखे का शिकार हो गए। यहाँ बैठे लोगों में से किसी ने कहा, अब हमारे लिए यह अभी तक एक पहेली बन गई थी। एक तरफ तो साफ दिख रहा था कि ट्रेन की चपेट में आ गई ये, पर इससे पहले भी किसी ने कहा कि मौत ने आखिर फंसा ही लिया अपने जाल में। अब यहां भी यही कि धोखे से मारे गए। कोई न कोई बात तो थी जो अभी छिपी हुई थी और हमारे शक को बढ़ा रही थी। शायद इसीलिए हम अपने रास्ते को छोड़कर यहां आ गए थे। जवानी का जोश ही ले डूबा इन्हें, किसी दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, यहां इस जगह पर किसी की मर्जी नहीं चली, तभी तो इसे खूनी फाटक कहा जाता है। यहाँ मौत खुद बड़ी बेसब्री से इंतजार में रहती है अपने अगले शिकार का, और आज तो 3 बलि ले ली इस फाटक ने। चौथा भाग्यशाली था जो बच गया। अब हमारे कान खड़े हुए इनकी बातों से। जो बच गया वो बता सकता है कि कैसे और क्या हुआ था इनके साथ। तभी हम 2 कदम आगे बढ़े और एक पुलिस कांस्टेबल से पूछा कि क्या हुआ है, तो इसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है। यह तो सबको दिख ही रहा था, पर हमारे मन में कुछ और ही चल रहा था। मन मानने को तैयार नहीं था कि यह सामान्य मौतें हैं। यहाँ का वातावरण भी कुछ अलग ही गवाही दे रहा था। तभी हमारी नजर एक परिवार पर गई और इनके साथ एक युवक भी बैठा था जो बड़ी बदहवास सी हालत में था। ये सभी परिवार वाले उसे संभालने में लगे थे, पर अभी तक सफल नहीं हुए थे। यह शायद वही लड़का था जो इन तीनों मृतकों का साथी था और बचा था। वह बहुत डरा हुआ था इस घटना से और बोलने की हालत में भी नहीं था। बार बार इसका ध्यान उधर फाटक की तरफ ही जा रहा था। हमने सोचा कि चलो इससे ही पूछते हैं, तो हम उसके परिवार वालों के पास चले गए। लड़के को अपनी कोई सुध नहीं थी। हमारे आने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमें देखा। हमें ऐसा लग रहा था कि या तो इसे इस घटना का गहरा सदमा लगा है या फिर किसी अशरीरी आत्मा का कब्जा है शरीर पर। जो भी बात थी इन दोनों में से ही थी। मेरे पति ने बाबा जी का ध्यान किया और इसके सर पर हाथ रखा। तुरंत ही जादू सा असर हुआ इस पर। यह अपने होश आवास में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, मुझे भी मारेगी। घर वाले यह देखकर हैरान थे कि जो अब तक शांत था और कुछ बोल नहीं रहा था, अचानक से इसके सिर पर हाथ रखते ही
यह सब कैसे हो गया? इसके परिवार वालों ने हमारी ओर बड़े आदर की नजरों से देखा और बोले कि आप साधारण तो नहीं हो, हमारी तरह। आप तो बहुत कुछ जानते हो। अब इन्हें क्या पता कि हमारे साथ किसकी शक्ति है। अब सीधे हमने इन लड़के से ही बात करने की सोची। इसका नाम योगेश था। पहले इसके डर को निकालना था तो इसमें करीब 15 मिनट तक लग गए और अब यह तैयार था बताने के लिए घटना के बारे में। बाबा जी के आशीर्वाद से इसकी हालत अब थोड़ी सही हो गई और डर भी कम हो गया था। हमने इसे अपने साथ लाए पानी को इसे पीने के लिए दिया। अब यह बिल्कुल ठीक था। इसका नाम योगेश था। हाँ तो योगेश, क्या हुआ था यहाँ? हमें शुरू से बताओ। जब हमने ये कहा तो बोला, बताता हूँ। फिर इसने बताना शुरू किया, जो इसके ही शब्दों में इस प्रकार है। कल छुट्टी का दिन था तो हम चारों दोस्तों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। मेरे 3 दोस्त मुकुल, मुकेश और रोहन थे। दिन भर घूमने फिरने में समय का पता ही नहीं चल पाया और अंधेरा हो गया था। हमारे पास 2 बाइक थी और 2-2 बैठे थे। अब तेजी से भगाया बाइक को जल्दी पहुंचने के लिए। हमने यह रास्ता इसलिए चुना था कि यह छोटा है। रास्ते में मुकेश ने कहा कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? तो रोहन, जो बाइक चला रहा था, बोला कि यह रास्ता रात के समय कोई प्रयोग नहीं करता, सब दूसरे रास्ते से जाते हैं। और सच में यह बड़ा सुनसान सा था और गहरी शांति पसरी हुई थी यहाँ। ऐसा लग रहा था कि मौत छुपकर बैठी है बिना आवाज के, हमारे ही इंतजार में, और हम अपनी ही मस्ती में इससे बेखबर आगे बढ़े जा रहे थे। तो फिर इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? मैंने रोहन से कहा। मुझे थोड़ा डर और बड़ा अलग सा महसूस हो रहा था यहाँ। तभी मुकुल ने कहा कि ये सब लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि जो भी इस रास्ते को इधर से गया वह कभी जिंदा नहीं लौटा। तो चलो ना, हम वापस चलते हैं, मैंने इनको कहा। पर बोले कि एक तो यह छोटा रास्ता है और दूसरा यहाँ ना कोई भीड़ भाड़ का चक्कर है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब तक हमारे अलावा किसी जानवर तक के दर्शन नहीं हुए थे, इंसान तो दूर की बात है। तभी थोड़ा आगे आने पर यह फाटक दिखाई दिया। रोहन ने कहा कि फाटक खुला है, यह भी अच्छा हुआ। अगर बंद होता और समय लग जाता यहाँ हमेशा खुला ही रहता है, मुकुल ने कहा। कई सालों से यहाँ कोई ट्रेन आनी बंद हो गई है, इसलिए तभी मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा और उल्टी जैसा मन हो गया। भाई बाइक रोकना, मैंने रोहन से कहा तो वह बोला कि तू तो है डरपोक, और हंसने लगा। नहीं, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, मैंने फिर से कहा। इसकी बीच फाटक के पास पहुंच गए और बाइक रोक दी रोहन ने। मैं थोड़ा दूर झाड़ियों में चला गया और ये तीनों अपनी बातों और हंसी मजाक में लग गए। लगभग 10 मिनट बाद जब मैंने इधर आना शुरू किया तो दूर से किसी ट्रेन की आने की आवाज सुनाई दी। ये लोग तो कह रहे थे कि इधर कोई ट्रेन आती ही नहीं है। इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं इन तीनों को कहा कि जल्दी से बीच से हटो, ट्रेन आ रही है। पर ये क्या, इन तीनों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। किसी बुत की तरह तीनों वहीं खड़े रहे और लग रहा था जैसे किसी ने अपने वश में कर लिया है। हिल भी नहीं रहे थे ये अपनी जगह से। मुझे डर और चिंता दोनों होने लगी। पर यह क्या, इन तीनों को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। किसी बुत की तरह तीनों वहीं खड़े रहे और लग रहा था जैसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। हिल भी नहीं रहे थे ये अपनी जगह से। मुझे डर और चिंता दोनों होने लगी। मैं जल्दी से दौड़कर यहां से हटाने के लिए आया, परंतु अचानक ही ट्रेन आई और तीनों को काट कर चली गई। मेरी आंखों के सामने ही मेरे दोस्त मौत के मुंह में चले गए। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी खड़े होने की। मैं रोने और चिल्लाने लगा, पर रात के समय किसी ने नहीं सुना। हाँ, एक अजीब बात यह थी कि जब ट्रेन यहां से निकली तो इंजन के पास एक अजीब सी शक्ल का आदमी बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ ही देर में ट्रेन आंखों से ओझल हो गई। फिर से वही पहले वाली शांति छा गई।
किसी तरह मैं अपने घर पहुंचा और सारी बातें बताई। उसके बाद यहाँ तीनों के परिवार वाले और अन्य लोग भी आ गए और पुलिस भी। यह कहकर योगेश चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद इसने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं कैसे बच गया। तुम महाकाल के भक्त हो हमेशा से, उसी ने तुम्हारी रक्षा की है। हमने इसे कहा, आप सही कह रहे हो, मैं हमेशा शिव की पूजा करता रहा हूं और मुझे इन सब पर पूरा विश्वास है, योगेश बोला। इसके बाद हमारी नजर फिर से उधर पटरियों की तरफ चली गई। पुलिस अपना काम कर चुकी थी, सारे कटे अंगों को समेट लिया था। मन एक बार फिर कह रहा था कि पटरियों के पास जाकर देखा जाए, तो हम उधर चले गए। यहां आकर जो देखा तो आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? इसके तो कहीं दूर दूर तक के आसार नहीं है। कई ऐसे सवाल थे जो अनसुलझे और बड़ा रहस्य लिए हुए थे। हम जैसे इन पटरियों के पास आए तो देखकर आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। पटरियों की हालत बता रही थी कि इन पर किसी ट्रेन को गुजरे बरसों हो गए। जंग खाई हुई पटरियां इस हालत में नहीं थी कि किसी ट्रेन का भार सह सके। इनके ऊपर आसपास और झाड़ियां अपना घर बनाए हुए थी और कहीं कहीं से तो दिख भी नहीं रही थी पटरियां। जबकि योगेश कह रहा था कि यहां रात को ट्रेन से इसके साथियों की मौत हुई है। बिल्कुल ही असंभव सा लग रहा था देखकर, और अविश्वसनीय भी। यह सब क्या रहस्य है यहाँ? हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे आपस में, तभी कोई तीसरा भी आकर शामिल हो गया हमारी बातों में। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यह 3 साल में हुई चौथी घटना है जबकि यहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरती, फिर भी रात को ट्रेन से हत्याएं हुई हैं और सब एक जैसी ही थी। हमने इस आवाज को सुनकर देखा तो यह एक पुलिस इंस्पेक्टर था। बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। इसकी बातों से अंदाजा लग रहा था कि जैसे हमें यहाँ कोई रहस्य लग रहा है, वैसा ही इसे भी महसूस हो रहा है। इसका नाम रुद्र प्रताप था। मेरे पति से हाथ मिलाया और बोला कि मुझे लगता है कि आप भी वही सब देख सकते हैं जो हर कोई नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी औरों से अलग हैं। चलो चलकर ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं, इसने कहा। तो हम उसके साथ ऑफिस में आ गए। हालांकि हमें जाना था मध्य प्रदेश, पर नियति यही चाहती थी। यहाँ बातों का सिलसिला शुरू हुआ और रुद्र ने बताया कि मैं बचपन से ही महादेव का भक्त रहा हूँ और उनकी ही कृपा है ये कि आत्माएं मुझे दिखाई दे जाती हैं। कई छोटी मोटी आत्माओं को मैंने इनकी कृपा से मुक्ति भी दिलाई है। अब मेरी इच्छा है कि आप भी अपने बारे में बताओ। हमने भी ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बता दिया और यह बड़ा खुश हुआ सुनकर। बोला कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो जी, और जो आपके साथ है उनके बारे में तो क्या ही कहूं। दरअसल इस फाटक के पास कोई आत्मा है जो समय काल में आ गई है। हमने कहा, बाकी तो ध्यान लगाने से ही पता चल पाएगा कि यहाँ की हकीकत क्या है। मैं तो आपके जितना बड़ा नहीं हूं जी, बस महादेव की कृपा हो जाती है और छोटी मोटी समस्याओं को दूर कर देता हूं। रुद्र ने कहा, आप इस रहस्य के बारे में पता लगाओ कि ये किसकी आत्मा है और क्यों इस कालचक्र में फंसी हुई है। रुद्र ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शायद इसीलिए बाबा जी हमें लेकर आए हैं, वरना जाना तो कहीं और ही था। खैर देखते हैं, अब आ ही गए हैं तो उसके लिए हमें एक खाली कमरा चाहिए। मेरे पति बोले, क्या यहाँ इसका इंतजाम हो सकता है? रुद्र ने कुछ देर सोचा और बोला कि आप मेरे घर चल सकते हो, यह तो और भी अच्छा रहेगा। हमने कहा, तो जी हम उनके साथ घर पर आ गए। इनका घर थोड़ी ही दूर था यहाँ से। घर पहुंचते इनके बगीचे में लगे सुगंधित फूलों ने हमारा स्वागत किया। बड़ा ही मनमोहक बगीचा था, मन खुश हो गया। घर में इनकी पत्नी और माता पिता थे। इन्होंने अपरिचित होते हुए भी हमारा अपनों की तरह स्वागत किया। यह बात भी मन को छूने वाली थी। 4 कमरों का घर था इनका। घर में धूप की सुगंध फैली हुई थी जो इनके पूजा स्थल से आ रही थी। यह बातें दर्शा रही थी कि इनकी शिव जी में कितनी आस्था है। हमें सब यही तो चाहिए था।
जब इनके घर वालों को आने का उद्देश्य बताया तो बोली कि आप स्नान आदि कर लो। हम स्नान से निवृत्त हुए तो सीधे पूजा स्थल में गए और बाबा जी का ध्यान किया। इसके बाद जब बाहर आए तो सभी नाश्ते पर हमारा ही इंतजार कर रहे थे और साथ ही यह भी कि हमें क्या पता चला उस फाटक के रहस्य का। सभी की नजरें हम पर ही टिकी हुई थी। जब नाश्ता हो गया तो जो कुछ हमें पता चला था उसे बताना शुरू किया। यह बात है आज से 50 साल पहले की। तब यहाँ से नई पटरियां डाली गई थी और यहाँ आसपास के गांव वालों का तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और हो भी क्यों ना, इससे सस्ता और आरामदायक साधन और कोई है भी नहीं। कुछ ही दिनों में रेल का चलना भी शुरू हो गया। यहाँ जो ट्रेन आती उसमें अक्सर मुकेश और दीना इनकी ही ड्यूटी रहती थी। मुकेश ड्राइवर था और ये इसका सहायक। एक दिन की बात है कि मुकेश ने कहा कि आज तो मन नहीं है जाने का, ना जाने दिल बैठा सा जा रहा है। मन बड़ा बेचैन हो रहा है आज और गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। आज मौसम भी बदला हुआ था और बारिश हो रही थी। दीनू ने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम एक काम करो, कुछ देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय है चलने में। मुकेश को भी इसकी बात सही लगी और बोला ठीक है, मैं सो जाता हूँ, जब समय हो जाए तो उससे पहले उठा देना। ठीक है, दीनू ने कहा और मुकेश सोने चला गया। दीनू गाड़ी के इंजन में कोयले डालने लग गया। जब 2 घंटे हुए तो दीनू ने सोचा चलो अभी से उठा देता हूँ और 15-20 मिनट में हालत से खुल भी जाएगा। तो यह मुकेश के पास गया और बोला कि चलो समय होने वाला है, उठ जाओ। पर मुकेश को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। 2-3 बार और कहा दीनू ने, पर मुकेश तो जैसे बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। अरे यार, ऐसी कौन सी कुंभकर्ण की नींद आ रही है जो सुन ही नहीं रहे। थोड़ा झुंझुलाहट में बोला दीनू और इसके हाथ को पकड़कर हिलाया। हाथ को छोड़ा तो यह झटके से नीचे गिर गया। दीनू को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और इसने मुकेश के शरीर को ध्यान से देखा। इसके शरीर में सांसों की कोई हरकत ही नहीं थी, शरीर बेजान पड़ा था। अब दीनू को समझ में आया कि यह अब इस दुनिया में नहीं है। दीनू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसने यहाँ के स्टाफ को यह सब बताता तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो आदमी जिंदा था वह ऐसे अचानक चला गया। खैर जी, जो होना था वह तो हो गया। अब आगे की कार्रवाई शुरू हुई। इसके शरीर को उठाया गया और पुलिस और डॉक्टर की कार्रवाई के बाद 100 को घर वालों को सौंप दिया। घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। आंखों के सामने जो सच था वह भी झूठ जैसा लग रहा था। जैसे तैसे लोगों ने इन्हें समझाया और इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिंदगी और समय रुकता नहीं है, यह फिर भी चलता रहता है, चाहे कोई मरे या जिए। कुछ दिनों बाद यह घटना भी आई गई हो गई। इस स्टेशन पर 15 दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। उसके बाद यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी जो ट्रेन यहाँ खड़ी रहती उसका इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता। कभी ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आने लगती और हद तो तब होती जब इंजन अपनी जगह से आगे चलने लगता अपने आप ही। यह सब यहाँ आने वाले यात्रियों को भी दिखाई देता था। लोगों में दहशत फैली हुई थी देख, फिर भी आना जाना जारी रखा लोगों ने। कोई और चारा भी तो नहीं था। एकमात्र यही स्टेशन कई गांवों को जोड़े हुए था और कहीं न कहीं जाना ही पड़ता था लोगों को। एक दिन की बात है कि आज भी मौसम वैसा ही था जैसा मुकेश के मरने वाले दिन था। नया ड्राइवर आ गया था मुकेश की जगह, पर ट्रेन वही थी। दीनू अब भी इसी ट्रेन में सहायक था। लोगों की बड़ी भारी भीड़ थी आज और ट्रेन भी अब कुछ देर में चलने वाली थी। आखिर समय हुआ और गाड़ी ने सीटी बजाकर चलने का संकेत दिया। ड्राइवर ने भगवान का नाम लिया और चल पड़ी ट्रेन। थोड़ा आगे आने पर अचानक ट्रेन की गति अपने आप बढ़ने लगी। कभी कभी तो ड्राइवर की कोशिशों के बाद भी यह कम नहीं हो रही थी, जबकि कोयले भी नहीं डाले गए थे इंजन में। यह देखकर ड्राइवर और दीनू की हालत खराब हो गई। उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था।
थोड़ा और आगे आने पर अचानक से इस फाटक पर आकर ट्रेन की गति और तेज हुई और देखते ही देखते यह पलट गई। पलटते ही इसमें आग लग गई। लोगों में चीख पुकार मच गई। इतने लोगों की मृत्यु की लाशों के ढेर लग गए। जलने से इनके 100 पहचान में ही नहीं आ रहे थे। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। परिजनों का रोना रुक ही नहीं रहा था। इनका करुण रुदन हृदय को चीर रहा था। ऐसा दृश्य था कि खुली आंखों से देखा नहीं जा रहा था। पुलिस और आसपास के लोग लाशों के ढेर को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कहां से उन्हें उठाना शुरू करें। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था आज। जिंदा तो कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे, वरना अधिकतर मौत के मुंह में चले गए थे। इन सब की वजह था मुकेश। बबली के पति ने इंस्पेक्टर के घर वालों को बताया। इनकी भी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी और चेहरे पर दुख भी था। इतनी संख्या में लोगों के मर जाने का हमें बाबा जी से पता चला कि इसके पीछे मुकेश की आत्मा है। वह स्टेशन हालांकि बंद हो गया था और जो ट्रेन थी वह जली हुई वैसे की वैसे आज भी वहीं खड़ी थी। इसकी हालत टूटी फूटी और बड़ी डरावनी सी थी। मुकेश की आत्मा रोज रात को इस ट्रेन को लेकर फाटक तक आती थी और जो कोई भी यहाँ इस समय मिलता उसे अपना शिकार बना लेती थी। यहाँ इस जगह ट्रेन में मरे लोगों की काफी सारी आत्माएं इकट्ठी हो गई थी और ये यहाँ अपना प्रभाव दिखाती थी, जिससे कोई भी अनजान यहाँ से गुजरता तो फाटक के बीच में फंसकर रह जाता और फिर ट्रेन उससे काट डालती आकर। हमने इनको बताया तो यह रहस्य है उस खूनी फाटक का। रुद्र ने कहा, हाँ यही सब मुकेश की आत्मा कर रही है। तो अब क्या करना है आगे जिससे यह सब रोका जाए? रुद्र ने कहा, आप घर से गंगा जल लेकर चलो हमारे साथ। अगर बाबा जी ने चाहा तो आज इस रहस्य का अंत हो जाएगा। इंस्पेक्टर गंगा जल ले आया और हम तीनों निकले उसी स्टेशन की ओर। इस समय यहाँ का वातावरण बड़ा ही अजीब था। यह स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। केवल हमारे ही कदमों की आहट इस शांति को भंग कर रही थी। यह जली हुई ट्रेन बड़ी भयानक लग रही थी और इसके अंदर से रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। कभी एक साथ कई लोगों की दौड़ने की आवाजें आती, कभी किसी के कराहने की। यही सब रात के फैले सन्नाटे को भंग कर रही थी। बिना देरी किए हम सीधे उस ट्रेन की ओर गए और जैसे ही उधर कदम रखे बड़े जोरों की आंधी चली एकदम से। यहाँ जो आत्माएं नहीं चाहती कि कोई यहाँ आए, खास तौर से मुकेश की आत्मा। हमें पता था यह छोटी मोटी घटना तो होगी ही, पर हम तैयार थे पूरी तरह से। बाबा जी से कहा तो आंधी चलनी बंद हो गई और फिर से वही पसरा हुआ सन्नाटा था। अब हमने गंगा जल को पूरी ट्रेन के चारों ओर डालना शुरू किया और एक एक करके सारी आत्माएं मुक्त होकर जाने लगी। बाबा जी की कृपा से सभी आत्माएं मुक्त हो गई। दरअसल ये खुद भी मुक्त होना चाहती थी। इस मुकेश की आत्मा ने इन्हें रोक रखा था अब तक और जाने नहीं दिया था। ये सारी तो चली गई, पर मुकेश की आत्मा अब भी वहीं थी। इसे खूब समझाया कि अपने आगे के सफर पर जा, पर इसने न जाने की जिद पकड़ ली थी और नहीं गई। इसकी दो वजह थी। एक तो ये, इसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। हर रोज की तरह उस दिन भी घर से निकला था ड्यूटी पर। रोज उस फाटक के पास से ही गुजरता था। आज जैसे ही यहाँ से निकला तो जोरों की खांसी और उल्टी आई। घर से खीर खाकर आया था। उसी समय एक बड़ा ही भयानक और ताकतवर प्रेत यहाँ से जा रहा था। मुकेश इससे टकरा गया। खीर की सुगंध ने प्रेत को आकर्षित किया और यह इसके शरीर में प्रवेश कर गया और 2 घंटे में ही उसे मार डाला। सबको यही लगा कि मुकेश को हार्ट अटैक हुआ है, पर हकीकत अलग थी जो कोई भी न जान पाया। इस प्रेत ने इस आत्मा को भी नहीं जाने दिया। यह बड़ा जिद्दी प्रेत था और इसने भी मुक्त होना स्वीकार नहीं किया और साथ में यह भी कहा कि मैं यहाँ से गुजरने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मजबूरन इसे भी यहाँ से बहुत दूर भेजना पड़ा जहाँ से वापस ना आ सके। दूसरी वजह यह कि मरने से पहले इसकी ट्रेन ले जाने की इच्छा ने ही इसको यहीं रोक दिया था। अब और कोई चारा नहीं था इसे बाबा जी से कहकर
कैद करवाने के सिवाय, वरना न जाने कितने लोगों को और मारता। बाबा जी ने इसे पकड़ लिया। इसने छूटने की हर संभव कोशिश की, पर नतीजा आप सब जानते हैं, छूटना असंभव था। इसे भी यहां से इतनी दूर और ऐसी जगह भेज दिया जहां से यह कभी लौट कर नहीं आ सकती थी। इस प्रकार इस खूनी फाटक पर होने वाली घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई और अब इसके बाद वहां से आना जाना भी शुरू कर दिया लोगों ने। इंस्पेक्टर ने हमारा धन्यवाद किया, पर हमने कहा कि शायद यह सब होना पहले से ही लिखा था और अब इसका समय आ गया था आज, वरना नियति हमें यहाँ लेकर थोड़े ही आती। हमने इंस्पेक्टर रुद्र से विदा ली और निकल पड़े फिर से अपने उसी सफर पर जहाँ के लिए निकले थे घर से।